फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आए हैं करने नेक्स्ट पार्ट। टाइटल है एनएसए अजीत दोवल और ये बात कर रहे हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में। तो अब देखते हैं कि ये क्या और बातें शेयर करते हैं। क्वेश्चंस तो हमारे अभी तक आंसर हुए नहीं है, एक दो वीडियोस देख ली हैं, तो इसमें होप कर रहे हैं कि कुछ आंसर्स मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Sir, agar if this scheme was so overdue, so necessary, keeping in view that wars have changed, the nature of wars have changed, and the nature of the requirement of manpower has changed for India. अगर ये इतना overdue था तो इसके against इतने protest, इतने sudden protest क्यों हुए? देखिए ऐसा है, इसमें दो तरह के प्रोटेस्ट या अपोजिशन है मैं कहूँगा। एक तो ये है जो कंसर्न हैं वो देशभक्त भी हैं, उन्होंने देश की सेवा भी की है और अपने जीवन का बड़ा भाग जो है देश के लिए अपनी जानों की बाजी भी लगाई है। उनको फियर ऑफ अननोन है और जब भी कोई परिवर्तन आता है, एनी टाइम दैट ए चेंज कम्स, उसके साथ में जुड़ी हुई एंग्जाइटीज़ एंड फेयर्स आर ऑलवेज देयर। कुछ भय होते हैं, कुछ आकांक्षाएं होती हैं, कुछ अनागतवती चिंताएं होती हैं जो आदमी को घेरती है। इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा चेंज हो जाएगा तो कहीं ये तो नहीं सब कुछ पलट जाएगा। तो ये हम इसको समझ सकते हैं। इसके लिए आपने देखा होगा, यदि आपने 15 तारीख जून के बाद में जैसे जैसे इन लोगों को अधिक सूचना और पूरी बात का पता चल रहा है और भी बातों का समय के साथ पता लगेगा, वैसे वैसे ये लोग इसको समझ रहे हैं कि ये तो हमारी बड़ी पुरानी आवश्यकता है, इसमें हमारे बच्चे भी शामिल हैं और ये एक अच्छी चीज़ है। उनके कंसर्न हैं कि इनका क्या होगा। अब उनको पता लग रहा है कि इनके लिए भी एक भविष्य निश्चित करने की योजना है। उनको ये लग रहा है कि आर्मी के अंदर में जो एक्सपीरियंस लोग रहेंगे कि नहीं, अब उनको भी पता लग रहा है कि नहीं, आर्मी तो एक्सपीरियंस लोगों की, आर्मी डिमोबिलाइज हो रही है, ये लोग तो रहेंगे और इसके बाद में जो आएंगे वो अग्निवीर के स्ट्रीम से आएंगे, वो एक दूसरे स्ट्रीम से आ रहे हैं, पर यही फिर आगे इनकी 5 साल 6 साल 15 साल ये और सर्विस करेंगे। तो उनकी वो जो भय और आकांक्षाएं हैं उसमें धीरे धीरे कमी आ रही है। एक दूसरे वर्ग है, उसका ना राष्ट्र से कोई मतलब है, ना राष्ट्र की सुरक्षा से कोई मतलब है, ना वो राष्ट्र के प्रति इतने समर्पित हैं। उनके दे आर कन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स। व्हाट दे वांट इज दैट दे वांट ए कन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी। दे वुड लाइक टू क्रिएट एनीथिंग विच इज क्लोज टू द एनार्की। Now these are the persons who will go for stone throwing, demonstrations, burning the trains and others, not what is the cause, but wherever there is an opportunity they think that they can emotionalize or mislead the people or they can have this thing. जो अग्निवीर बनने वाला होगा वो ना किसी प्रलोभन में आता है, ना वो किसी से बहकाया जा सकता है, ना वो किसी के द्वारा दुष्प्रचार के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ये जितने लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि ये वो लोग हैं जो कि सेना के लिए और सेना में जाने के लिए बहुत इच्छुक है या जिनके पास में एक साइकिक मेंटल सेट है। वो अपने घर में बैठ के तैयारी कर रहे होंगे। Didn't the security establishment anticipate कि ऐसे conflict entrepreneurs जो आप कह रहे हैं that they will make use of this scheme to mislead people and to cause street unrest? क्लियर नहीं किया। Well, something was anticipated as well also because we thought that well these people who have got a vested interest, they have got vested interest because some people are making money through the coaching centers. They have vested interest because they would like to discredit the government on any count. There are some vested interests who would like the youth to be provoked against the establishment and others. We had it, but then it's a democracy. We cannot take the action and we cannot do this thing. But once they take and transgress those red lines where the limits of their freedoms start undermining the country's national security or internal security or the law and order or the peace of the country, certainly the action is taken and has been taken. So you think that in your opinion street protests are justified to a certain extent in a democracy? Do you agree with that? Well, I think that the protest or the raising a voice, expressing your this thing is justified and is permitted in a democracy. But this vandalism, but this violence, it is not permitted and will not be tolerated at all. So our security forces, I mean the state police, I mean out here, they were just not equipped to handle it. We saw for hours together coaches burning. Hours together the coaches were burning. There was no firefighting equipment in the railway stations. रेलवे पुलिस हम सिर्फ देखते हैं मार्चिंग, बट वहाँ पे कोई रेलवे पुलिस नहीं थी। 4-5 घंटे
trains were burning. We've seen protests with regard to, the earlier protests also. 1 week they've been going on with regard to prophet remarks or with regard to anything. Policemen crying, sir, forces bhej dijiye. The impression one gets is that these reforms which you are bringing about in the Fauj, it's probably more needed for civilians, for the police. Well, I think reforms are required at various fronts. There's no doubt about it. I totally agree. Reforms are required in police, but it's such a huge country of 140 करोड़ लोगों का देश है. इसके अंदर में कहीं कहीं जब कोई घटनाएं होती हैं उसमें कहीं पर पुलिस की गलती होती है, कहीं पर सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, कहीं पर सूचना का अभाव होता है. These are the things that it happens. They should be investigated, they should be corrected, lessons should be learned to see that they are prevented. There is no justification in case the violence takes place. So, आप conflict entrepreneurs की बात कर रहे थे. As far, I understand that you cannot divulge much about it, but आपने coaching centers की बात की. Is there also a political element that was funding maybe, or that was pushing these young men onto the streets to pick up stones? Well, in many cases, the FIRs have been lodged. Wherever there have been incidents of violence, people have been identified. There have been TV cameras and others. Probably it's only after the due investigation that we can say that which were the forces behind it and who did it and why did they do it. And I would not like to preempt something or presume something, but I think the investigations must be done very thoroughly. Sir, because there are some politicians who are saying, and this is across the country, many politicians feel कि ये जब अग्निवीर बाहर आएंगे, they could be mercenaries for hire. It could pose a risk, a law and order situation in their states also. So, is that fear valid, or would you just dismiss it? It is totally invalid. I have been in the business of security for last 55 years. I can tell you, if there is any guarantee in the society to keep peace, stability, rule of law, it will be the citizenship and the civilian population of this country who have to become law-abiding. And you will find the best of the law-abiding citizens in this youth who will not only abide by the law but will make others and will be the harbingers and the nucleus of the people who will have a national sentiments, who will protect the national interest and create that environment. An environment of this thing is a creation of the undisciplined minds. People have got no sense of commitment, जिनका ना राष्ट्र से प्रेम है, जिनका ना समाज के प्रति कोई उत्तरदायित्व है, ना जिनके अपने प्रति कोई इस प्रकार का उनका ध्येय या लक्ष्य है कि हम राष्ट्र के निर्माण में क्या कर सके. ये लोग अच्छे लड़के होंगे, फिजिकली फिट होंगे, उसके बाद 4 साल की ट्रेनिंग में केवल इनके शरीर ही नहीं बढ़ते हैं, इनके मस्तिष्क के अंदर में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है. उनका सोचने का तरीका फ़र्क होता है, उनका एक नेशनल पर्सपेक्टिव बनता है, एक ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव बनता है. जब ये समाज में जाएंगे और बड़ी संख्या में ओवर द ईयर्स समाज के, सरकार के, प्राइवेट सेक्टर के विभिन्न अंगों में जब ये होंगे तो ये अपने चारों तरफ, अपने परिवारों में, अपने गांव में एक ऐसे वातावरण का वो करेंगे और एक इस प्रकार की फोर्स की तरीके से इमर्ज होंगे जो कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा भारी एसेट होगा. और इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो बहुत आवश्यक है हमारे राष्ट्र की एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए. बट सर, डोंट यू अंडरस्टैंड दैट और डोंट यू सी द फियर दैट ये जो इंटरनल सिक्योरिटी को ज़रा भी डिसरप्ट किया जाए, इवन इन पॉकेट्स, जैसे आपने CAA स्टर में देख लिया, उसके बाद हिजाब रिमार्क्स हो जाती हैं, मे बी नॉट द हिजाब एंड द प्रॉफिट रिमार्क्स बट CAA स्टर एंड द एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की जो लॉज थे, अगर इसमें क्या होता है दैट द वर्ड गोज आउट दैट ऑन द स्ट्रीट दैट इफ यू पुश द गवर्नमेंट, इफ यू पुश द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट टू अ सर्टेन एक्सटेंट विद स्ट्रीट प्रोटेस्ट, देयर कुड बी अ रोल बैक. So, is there any chance that because of these street protests, there could be a rollback to the Agnipath scheme? There is no question of any rollback. There is no question. Let me tell you one thing. This is not something which is a knee-jerk reaction which has come overnight. This has been being debated and discussed for decades. In 70s, we had General Krishna Rao Committee, of which General Sundarji, General Chibbar, they were the members. They talked about reorganization and reforming of the army, including the manpower policy, technology and others. So you're talking 40 years back? No, not only that. It is not only 40 years back. Then there was this thing of the Arun Singh Committee report in 1989. Then there was a group of ministers, this thing.
Arun Singh committee would be 30 years then. So what you're telling me, systematically there have been... No. Every time it was being felt, there was this thing of the Subramanian committee report, the Kargil committee report. So again, that is 30 years. Again, then there was a group of ministers report. Okay. And then all these consistently had a refrain, go for a young army. So across and the army's demand. Across different political parties which have been in power. But there was a problem. While everybody realized that it was necessary, nobody had the will and the ability to take the risks. I'll tell you an example. Ministry of Defence in 2006 wrote a letter to the Ministry of Defence wrote a letter to the Ministry of Home Affairs that we are thinking of implementing this thing. Will the CPMFs be able to take some people on this thing, the reserve for that? Home Ministry gave a reply to the Defence Minister's letter that we are forming a committee under the Director General BSF to examine the matter. That committee's report has never seen by anyone. That letter of the Defence Minister was never sent back. Defence Minister never sent any reminder. It is that So when was this? It was in 2007. Okay. The letter was sent in 2006 and 2007 the committee was formed. So this is bureaucracy going round and round. No, it's not a bureaucracy. It was a political will. That is, it is such a big problem. It's such a huge mass. Who will dare getting into it and bringing about the change? It can happen only with a leader like Prime Minister Modi, who will say that if this isn't the national interest, if this will make India strong and secure, then no risk is big enough, then no cost is high enough. Even if it is a political cost, I will pay it, because he visualizes what happens to the Indian army 15 years from now. Security is not only thinking about your generation, also about the future generations. You will have an army which has been recruited and selected, and they have got manned by the people who have got the highest degree of fitness, agility, training, capabilities and others. They would be manning it. And then there will be a civil society in which you will have thousands of people who are there to bring about the change. They will be the catalysts of change. So Prime Minister Modi just yesterday has said that any kind of reforms that come, they disturb the status quo, who have benefited from status quo. Is it that this Prime Minister has the forge and the bureaucracy with him, that earlier Prime Ministers didn't have it, and that is why the MOD, the MHA, the defense, the uniformed soldier, they are not on the same page? Is it that the earlier Prime Ministers didn't have it and this Prime Minister has it? Well, yes, this Prime Minister, firstly, he has got a very clarity of vision, and he has got the ability to take decisions. He is very right in telling that all status quoists will have some doubts, will have some genuine fears. It requires a certain clarity. There's a lot of clutter and confusion, and to take it out, you need a very clear-headed leadership. When he is clear-headed, people down the line also become clear-headed. Probably the earlier regimes created a muddle because they themselves were not clear. What did they want? What transformation they want to bring about? And what is the cost, and are they prepared to pay that cost? With the Prime Minister, I think the entire army, and let me tell you one thing, late General Rawat, he is not here. He was one of the persons who was spearheading it very this way. Successive army chiefs in the last few years. I think it has been going on for last 3 years or something like that, that we had been deliberating and thinking and this thing like that. I had seen large number of meetings over this thing and other. Smallest point, smallest detail have been gone into, and there is a total support, there is a total commitment, there is a total desire and also an enthusiasm. तो फ्रेंड्स, वीडियो तो बहुत अच्छा था, पर दुख इस बात का है कि इन्होंने या किसी भी वीडियो ने डिटेल में अग्निपथ स्कीम क्या है उसको एक्सप्लेन नहीं किया, जो इन डेप्थ बताना चाहिए कि अगर कोई एक उसमें आना चाहता है तो उसको क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं, उसको क्या क्या मिल रहा है. क्योंकि देखो, कोई जो देश की सेवा के लिए जा रहा है वो अपनी जान जो है वो अपनी निछावर करने के लिए तैयार है, तो उसके लिए मेरा हिसाब से तो कंट्री को भी अपनी पूरा उसका ध्यान रखना चाहिए. अब आप लोगों के कमेंट से कुछ कुछ पता चला, पर वो है कि भैया जब तक ऑफिशियली कोई नहीं बोलता जो इस लाइन में है, तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी. क्योंकि आप लोग अच्छा पता नहीं किसने बताया था, कमेंट्स में ही मैंने शायद पढ़ा था कि अगर कि ऑब्वियसली वो जाएंगे फाइटिंग के लिए
मुझे नहीं याद आ रहा कि क्या मैंने कमेंट्स में पढ़ा कि कहीं और पढ़ा, कि फाइटिंग में हम लोगों को था कि अब अगर वो सिर्फ 3 महीने की ट्रेनिंग कर रहे हैं और उसके बाद क्या वो वॉर में, अगर वॉर होती है तो वॉर में उनको भेजा जाएगा, तो आंसर था कि हाँ वो वॉर में भी जाएंगे, 3 महीने में रेडी हो जाएंगे, 3 महीने में रेडी हो जाएंगे और वॉर में जाएंगे, और अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनको 1 करोड़ मिलेगा, कुछ इस टाइप से था कि 1 करोड़ का कुछ उनको वो मिलेगी किसी दूसरे तरीके से कुछ, मतलब तो वो सुनने में आया है। फिर सुनने में ये भी आया है कि हाँ ये सब जवानों को इसी के थ्रू जाना पड़ेगा, पर जब तक कोई ऑफिशियल कोई बंदा नहीं बोलता तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि ये है क्या। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे जो है इनकी इंटरव्यू दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर के एरिया, बात ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं वो बहुत हाँ ठीक ये है, ठीक है। अगर तो ये पॉइंट है कि 3 या 6 महीने के बाद क्या जवान रेडी हो जाएगा वॉर के लिए, पहली बात। अगर जवान जाता है और शहीद हो जाता है तब क्या होगा, अगर जब वो बाहर आएगा, मान लो सिलेक्ट नहीं होता, आगे नहीं जा पाता, 4 साल बाद वापस आएगा, तो क्या उसकी स्किल 4 साल में उसकी रेज्यूमे, उसका जो करिकुलम विटे रेज्यूमे इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उसे कहीं और जॉब मिल जाएगी। अगर आप कहते हैं गवर्नमेंट में और जगह जॉब मिल जाएगी तो क्या वो उसे पसंद आएगी उस टाइप की जॉब जो सोल्जर की जॉब है, वर्सेस आप कोई और जॉब दोगे तो कहीं उसे ये नहीं लगेगा यार ये तो कुछ भी नहीं थे, वही मेन थी, राइट। और अगर ये बोलते हैं कि बहुत सारे वैल्यू ऐड करते हैं कि देखिए अगर आप शहीद होते हैं तो आपकी पूरी फैमिली को टेक केयर करेंगे, अगर वो बोलते हैं कि आपको 6 महीने मिनिमम मिलेगी, या जितने भी, अगर 1 साल की मिलती है तो 1 साल की मिलेगी, जितनी नॉर्मली पहले मिलती थी उतनी ट्रेनिंग मिल रही है बिफोर गोइंग टू वॉर, तो वही होना चाहिए। उसके बाद यह है कि जब आप बाहर निकलेंगे तो वही है कि आपकी स्किल कितनी बढ़ जाएगी, कि आपको कोई एजुकेशन मिल रही है, कि आपको कोई बैचलर्स की डिग्री मिल रही है, कुछ मिल रहा है कि आपको तुरंत कहीं पर भी और जॉब मिल जाए, क्योंकि आप चाहते हैं कि 4 साल के बाद आपको इस पोजीशन में होना चाहिए कि आप आराम से कोई भी और जॉब आपको मिल जाए। नहीं, और साथ में जिसने 4 साल अपनी जिंदगी के दिए हैं खासकर कंट्री के लिए, उसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि बाहर जाके मैं क्या करूंगा, जब मुझे मेरी ये 4 साल की नौकरी जो है आर्मी में वो खत्म होती है, तो वो बाहर जाके उसको पता ही ना चले कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी लाइफ में क्वेश्चन मार्क हो, कुछ कोई स्टेबिलिटी नहीं, कुछ है ही नहीं। जब वो बाहर निकल रहे 4 साल बाद उसको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे को बिंदास जॉब मिलेगी और अच्छी मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं जिसमें मैं खुश रहूंगा करने में अपनी बाकी जिंदगी, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखना चाहिए। अब जैसे ये कह रहे हैं कि पेंशन, कई जगह पे ये सुनने को मिला कि पेंशन इतनी ज्यादा होती जा रही हैं कि वो आर्मी को जो है बहुत मतलब नुकसान दे रही है, तो ये भैया जहां पे जवान अपनी कंट्री के लिए जा रहा है उसके लिए अगर आप पेंशन नहीं दे सकते और उसका ध्यान नहीं रख सकते तो फिर क्या बात, फिर क्या करोगे आप, हम क्या कर सकते हैं एज अ कंट्री। और मैंने ये भी सुना, मैंने ये भी पढ़ा कि जो जैसे ये मिनिस्टर्स होते हैं, एमएलएस, ये जितनी बारी बनते हैं, मतलब जैसे पहली बारी एमएलए बन गए तो उसके बाद उनको एक पेंशन मिल जाएगी, फिर वो दूसरी बारी फिर से एमएलए बनेंगे तो उनको दूसरी पेंशन भी मिल जाएगी, 5वीं बारी बनेंगे तो 5 पेंशनें उनको मिल रही हैं। जब मैंने ये सुना, अब आप बताना ये कितना ठीक है, और अगर नहीं पता तो रिसर्च करके जरूर बताना कि भैया ये कौन सा तरीका है। एक तरफ एक जवान जो अपनी कंट्री के लिए जा रहा है उसकी आप पेंशन निकाल लो, और एक मिनिस्टर जो बार बार एमएलए बन रहा है उसको 5-5 पेंशनें मिल रही हैं, क्यों भाई, किस बात की, उनकी पेंशन हटाओ। देखिए जो भी आर्मी का रैशनल है दैट इज फाइन, सिर्फ ये मैं कह रहा हूं कि वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि जवान कहे यस मेरा मन कर रहा है यहाँ जाने का, मैं जाऊंगा और मैं इसी में रहूंगा, तो ऐसा मन करना चाहिए जवान को। अगर मन करेगा, अगर इनफ ऑफ वैल्यूज में डाल रहे हैं कि जवान का मन करेगा यहाँ जाने के लिए, तब सब बढ़िया। नहीं, जवान को ये लगना चाहिए कि मैं अपनी कंट्री के लिए जा रहा हूँ और कंट्री और मेरा कंट्री मेरा बहुत ध्यान रख रही है, मेरा ख्याल रखेगी, मुझे कल को कुछ हो गया मुझे अपनी परिवार की चिंता, मेरी वाइफ की ख्याल रखेगी, मेरे पेरेंट्स की ख्याल रखेगी, मेरे बच्चों मुझे पता है कि वो मेरी जगह जो है, मेरी कंट्री मेरे जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरी कंट्री मेरे पूरे परिवार का ध्यान रखेगी जैसे मैंने रखना था। बिल्कुल, वो बात तो मतलब मैं उसमें टोटल एग्री करती हूँ। और अगर वो नहीं हो रहा और अगर कोई भी रीजन है कि हमें यंग आर्मी चाहिए या हमको पेंशन का वो प्रॉब्लम है, दोज आर नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि सोल्जर अगर आप ज्यादा वैल्यू नहीं डालेंगे तभी वो कह रहे हैं कि फिल नहीं हो रही पोजीशंस,
फिल नहीं हो रही, ज्यादा लोग अप्लाई नहीं करेंगे अगर वैल्यू ना नजर आए। वो तो है। तो बहुत जरूरी है कि वैल्यू नजर आए ना? जिससे बहुत लोग अप्लाई करें। तो अब वो सब बातें पता ही नहीं चल रही, तो क्या हम कैसे बोल दें कि खराब है कि नहीं है। पर जो भी है इनके हिसाब से बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। उन्होंने कहा बहुत टाइम से ये सोचा जा रहा था। और अगर आप देखो तो मोदी जी ने जो भी काम किए हैं बहुत स्टडी करके जो बेस्ट फॉर द कंट्री है वो किया है। तो अब ये है दुख इस बात का है कि वही बोल रहे हैं ना कि बताते नहीं है क्लियरली जो स्कीम आ रही है। पहले उसकी एक बैठ के सारा डिटेल में वीडियो आप पब्लिक को दो ताकि उनको सारी इंफॉर्मेशन हो जाए, बेसिक इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। आजकल इस जमाने गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होना एक छोटा सा यूट्यूब का वीडियो बना हाँ। सकता है। भाई मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये पूरे क्वेश्चन हैं हाँ। तुम्हारे, या आप बोलो कि क्वेश्चंस दे दो, हम लोग उसके आंसर्स कर मगर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफिशियल का वीडियो आना चाहिए। वही वो तो होना बहुत जिनकी इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफिशियल हाँ। का वीडियो आना चाहिए कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसकी स्कीम क्या और है। लाइव क्वेश्चन आंसर आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा कुछ करना चाहिए। उससे क्या होगा, सबको जो है बिल्कुल। डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। अब हमारे डाउट्स क्लियर ही नहीं हो रहे, कितनी वीडियोस देख ली। और जब तक ऑफिशियल नहीं देखोगे कि दूसरों की से सुनोगे, आपको क्या, उनको क्या पता कितना ठीक है, कितना Official नहीं। चाहिए हमें। ऑफिशियल होनी चाहिए। पर बात ये बहुत अच्छी कर रहे थे और इन्होंने तो बता ही दिया है कि भाई ये स्कीम जो है ये पीछे नहीं हटेगी, नहीं, जो है वो है। तो अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड वो तो टाइम बताएगा कि हाउ गुड इट इज, व्हाट इज गुड फॉर द कंट्री एंड गुड फॉर आवर सोल्जर्स, वी विल सपोर्ट इट। तो चलो फ्रेंड्स, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।